एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑफ जनवरी बेस्ड ऑन सोशल इश्यूज। पहला सवाल, द टर्म डीनोटिफाइड ट्राइब्स इन इंडिया हिस्टोरिकली लिंक टू विच लेजिस्लेशन। भारत में विमुक्त जनजाति शब्द ऐतिहासिक रूप से किस कानून से जुड़ा हुआ है? द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1924, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1924। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1950, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1950। द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860, भारतीय दंड संहिता 1860। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। थोड़ा सा सोचिए। इसका सही जवाब है द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1924। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स थी, इनको क्रिमिनल के तौर पे माना जाता था। दे वर लेबल्ड एज क्रिमिनल अंडर द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1924। वैसे ये जो एक्ट है, इसको रिपील कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था इन 1949। कालेलकर कमीशन, मंडल कमीशन और रेनके कमीशन जैसे जो कमीशन थे, इन्होंने डीनोटिफाइड ट्राइब को क्लासिफाई करने की बहुत कोशिश की, बट दे फेल्ड। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में है, क्योंकि 3 सालों की रिसर्च के बाद एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विमुक्त जनजाति यानी कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक यानी कि खाना बदोश और नोमैडिक यानी कि सेमी नोमैडिक यानी कि अर्ध खाना बदोश और नोमैडिक यानी कि खाना बदोश जनजातियों को सिस्टमेटिकली कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है। ठीक है, 268 ट्राइब्स को पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया है, स्ट्रक्चरली उनको डॉक्यूमेंट किया गया है। ठीक है, 179 कम्युनिटीज़ को SC, ST और OBCs की कैटेगरी में रखने का रिकमेंडेशन दिया गया है, ताकि उन्हें भी रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। और 63 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो अनट्रेसेबल हैं, इनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मौजूद है। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फाइंडिंग ऑफ ASER 2024 रिपोर्ट। ASER 2024 रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? लर्निंग लेवल्स हैव डिक्लाइंड पोस्ट पेंडेमिक, महामारी के बाद सीखने के स्तर में गिरावट आई है। स्ट्रॉन्ग रिकवरी फ्रॉम लर्निंग लॉसेज ड्यू टू द पेंडेमिक, महामारी के कारण हुई शिक्षण हानि में मजबूत रिकवरी हुई है। डिजिटल एजुकेशन हैव कम्प्लीटली रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल लर्निंग, डिजिटल शिक्षा ने पारंपरिक शिक्षा को पूरी तरीके से बदल दिया है। नो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लिटरेसी रेट वर ऑब्जर्व, साक्षरता दरों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। इसका सही जवाब है द स्ट्रॉन्ग रिकवरी फ्रॉम लर्निंग लॉस ड्यू टू पेंडेमिक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER है 2024 की, ये एक रूरल हाउस होल्ड सर्वे है। इसे प्रथम नामक NGO द्वारा बच्चों की जो स्कूली शिक्षा है उसकी स्थिति, उनके पढ़ने लिखने की क्षमता, उनकी रीडिंग एबिलिटी और एरिथमेटिक स्किल यानी कि अंकगणितीय कौशल का आकलन करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये जो सर्वे हुआ है उसमें बच्चों को 3 कैटेगरी में, 3 एज ग्रुप में रखा गया है। वो है प्री प्राइमरी 3 से 5 साल, एलिमेंट्री 6 से 14 साल और ओल्डर चिल्ड्रन 15 से 16 साल। ठीक है, इस रिपोर्ट की माने तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड के बाद काफ़ी परिवर्तन आया है, काफ़ी रिकवरी आई है लर्निंग लेवल्स में। ठीक है, और जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म हुए हैं रिसेंटली, ठीक है, उससे जो बुनियादी साक्षरता है, बेसिक लिटरेसी है और न्यूमरेसी है, उसमें भी काफ़ी सुधार आया है। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम द फर्स्ट टू अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड पोस्ट इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी कि UCC को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? गोवा, उत्तराखंड, गुजरात या हिमाचल प्रदेश? ये तो काफ़ी न्यूज़ में था, तो आप इसका आंसर गेस कर सकते हैं। इसका आंसर है उत्तराखंड। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। ये उत्तराखंड असेंबली ने 2024 में ही जो इससे रिलेटेड बिल था उसको पारित कर दिया था। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है, अपवाद ये है कि इसमें शेड्यूल ट्राइब्स और ऐसे लोग जो उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं, उन पे ये जो UCC है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, UCC मैरिज यानी कि विवाह, तलाक, डिवोर्स, इनहेरिटेंस यानी कि विरासत, संपत्ति के अधिकार और गोद लेने के अधिकार
के से संबंधित जितने कानून हैं उसमें एक रूपता सुनिश्चित करता है, यूनिफॉर्मिटी सुनिश्चित करता है। ठीक है, इसमें जेंडर, कास्ट या रिलीजन को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। ठीक, और ये जो यूसीसी है वो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है और महिलाओं को एम्पावर करता है बाय प्रोवाइडिंग देम इक्वल लीगल राइट्स। हमारा अगला सवाल है कि which company recently announced the launch of a 10-minute ambulance service in India? हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी या उबर? थोड़ा सा सोचिए। इसका सही जवाब है ब्लिंकिट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको कुछ एक डेटा दे दूं। हमारे देश में 17495 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मौजूद हैं। इन्हें ऐसे मामलों में इस्तेमाल किया जाता है जब मरीज की जो कंडीशन है, जो हालत है, वो नॉन क्रिटिकल होती है, जब वो ठीक ठाक होता है, उतना गंभीर नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। वहीं दूसरी तरफ 3441 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं। ठीक है, और इन्हें गोल्डन आवर में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जब मरीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। ठीक है, ऐसे में ब्लिंकिट जैसी कंपनी ने एक 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करने की घोषणा की है। तो ऐसे में एक सवाल उठ जाता है हमारे इंडियन लीगल केयर और हेल्थ केयर रेगुलेशन को लेके। इसके अनुपालन, इससे जुड़े जितने भी इनिशिएटिव हैं उनके अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया गया है बाय द यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री। हमारा अगला सवाल है that which court recently intervened to allow a transgender woman to change her name and gender on her birth certificate? हाल ही में किस न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर महिला को उसके जन्म प्रमाण पत्र पर अपना नाम और लिंग बदलने की अनुमति देने के लिए हस्तक्षेप किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय, कर्नाटका हाई कोर्ट, कर्नाटक उच्च न्यायालय और मद्रास हाई कोर्ट यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय। थोड़ा सा सोचिए। इसका सही जवाब है कर्नाटक हाई कोर्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 5 साल के बाद भी ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट ऑफ 2019, इसको ये 1909 में आया था और इसके 5 साल के बाद भी एक महिला को उसका नाम बदलने और अपना जेंडर बदलने के लिए रोक दिया गया था, उनको उस अधिकार से वंचित कर दिया गया था। इसलिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और नाम और लिंग बदलने की अनुमति दी उन्हें, जिससे ये जो एक्ट है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019, इसके कानूनी जो प्रावधान है, लीगल प्रोविजन है, उनको काफ़ी बल मिला। जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनको ऑफिशियल आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यानी कि आधिकारिक पहचान पत्र प्राप्त करने की अनुमति है। वो पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी के बाद ही अपना जो नया जेंडर है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, रिवाइज्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वही जो उनका नया जेंडर है वो उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में ही झलकना चाहिए, उनका पुराना जेंडर नहीं। और वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसे उसी तरीके से अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।